नमस्कार दोस्तों सीक्रेट ज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ मऊ जनपद के समृद्धशाली और गौरवशाली इतिहास से आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं। वीडियो के अंत में मऊ जनपद के तमाम पवित्र पर्यटन स्थलों की दुर्लभ जानकारियों के साथ साथ उन स्थानों की शेयर भी कराऊंगा जिनका बीते इतिहास से गहरा संबंध है, लेकिन बहुत से लोगों को इन स्थानों के बारे में सही जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप हमारे साथ इस सफर में अंतिम पड़ाव तक बने रहेंगे। मऊ जनपद उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिले आर्थिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हुए हैं, लेकिन मऊ जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में स्थित एक विकसित जिला है। इसका कारण है यहाँ की बुनाई कला। मऊ और बुनाई कला एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। मऊ आज सफलता और उन्नति के जिस पायदान पर खड़ा है, उसका मुख्य आधार बुनकर और उनकी बुनाई की उत्कृष्ट कला है। साड़ियों की बुनाई यहाँ के नागरिकों की पहचान बन चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हथकरघा से कपड़े बुनने की शुरुआत मऊ जनपद से ही हुई थी और धीरे धीरे अन्य शहरों में फैल गई। मऊ की बनाई गई साड़ियों को भारत के बड़े बड़े शहरों के अलावा विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। यहाँ बनाई गई साड़ियों पर आकर्षक एवं कलात्मक कढ़ाई देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस कला के कारण ही मऊ जनपद में बेरोजगारी काफी हद तक कम है और लोग खुशहाल भी हैं। आपको बता दूं कि यहाँ बुनाई कला अपने चरमोत्कर्ष पर मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। 1957 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ की कला एवं वस्त्र उद्योग की प्रशंसा करते हुए मऊ को भारत का मैनचेस्टर कहा था। जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि के साथ साथ वस्त्र उद्योग पर भी आधारित है। 1713 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले मऊ जिले की कुल जनसंख्या 22 लाख से ज्यादा 2011 की जनगणना में सर्वे की गई थी, जिसमें 11 लाख से ज्यादा पुरुष तथा 10 लाख से ज्यादा महिलाओं की जनसंख्या थी। जिले में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर 799 महिलाओं की संख्या है, जो एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या लगभग 200 कम है। मऊ जनपद में लोकसभा की 1 सीट घोसी है तथा विधानसभा की 4 सीटें घोसी, मधुबन, मऊ सदर तथा मोहम्मदाबाद गोहना है। जनपद में 4 तहसीलें घोसी, मधुबन, मऊ नाथभंजन तथा मोहम्मदाबाद गोहना हैं, जो 9 ब्लॉकों के अंतर्गत बटे हुए हैं। मऊ जनपद का मुख्यालय मऊ नाथभंजन शहर में स्थित है, जबकि यह जनपद आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। मऊ जनपद का सृजन 19 नवंबर 1988 को आजमगढ़ जनपद के 8 विकास खंडों एवं बलिया जनपद के 1 विकास खंड को मिलाकर किया गया था। मऊ जनपद के उत्तर में घाघरा नदी, पूर्व में बलिया जनपद, दक्षिण में गाजीपुर जनपद एवं पश्चिमी सीमा पर आजमगढ़ जनपद की सीमाएं स्थित हैं। तमसा नदी के किनारे बसा मऊ जनपद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 286 किलोमीटर तथा आजमगढ़ से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मऊ जनपद में तमसा नदी के अलावा घाघरा नदी भी प्रवाहित हो रही है। इन 2 बड़ी नदियों के अलावा भी जनपद में कई अन्य छोटी छोटी नदियां हैं। बरसात के दिनों में नेपाल से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण घाघरा नदी के आसपास स्थित गांव बाढ़ व कटाव के चपेट में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक मऊ जिला अपने शानदार इतिहास और पौराणिक मान्यताओं के कारण सबसे खास माना जाता है। जनपद में कई जगहों पर रामायण और महाभारत काल से संबंधित पुरातात्विक अवशेष अक्सर मिलते रहते हैं। हालांकि इस दिशा में कोई वैज्ञानिक शोध एवं उत्खनन के प्रयास अभी तक नहीं किए गए हैं, लेकिन भौगोलिक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इसकी पुष्टि होती है। कहा जाता है कि त्रेता युग में यह क्षेत्र ऋषियों और साधु संतों की तपोस्थली रही थी।
यहीं तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ करता था। भगवान राम, लक्ष्मण एवं माता सीता जी 14 वर्षों के वनवास की यात्रा शुरू करने के बाद पहली रात यहीं तमसा नदी के किनारे व्यतीत की थी, जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में साफ देखने को मिलता है। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। मऊ जनपद का इतिहास हजारों वर्षों से ज्यादा पुराना है। शुरुआती दौर में यह पूरा इलाका एक घना जंगल था। यहाँ नट जाति के आदिवासी लोग निवास करते थे। इस समूचे इलाके पर इन्हीं नटों का शासन हुआ करता था। तमसा नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र पर सन 1028 के आसपास मलिक ताहिर नामक एक वीर योद्धा ने आक्रमण किया था। 11वीं शताब्दी के शुरुआत में महमूद गजनबी ने अपने भांजे सैयद सालार मसूद गाजी को पूर्वी भारत विजय अभियान पर भेजा था। सैयद गाजी बाराबंकी के सतरिख नामक स्थान को जीतकर उसे मुख्यालय बना लिया था। यहीं से सैयद सालार ने अपने सबसे वीर योद्धा सेनापति मलिक ताहिर को आजमगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों को फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मलिक ताहिर का मुकाबला वहां रहने वाले नटों से हुआ। एक भयानक युद्ध हुआ। नट सेना के मुखिया सहित सारे लोग मारे गए। मलिक ताहिर की जीत हुई, इसलिए इस क्षेत्र को मऊ नट भंजन कहा गया, जो आगे चलकर मऊ नाथ भंजन हो गया। मऊ के नामकरण को लेकर विद्वानों में और कई मत हैं। कुछ विद्वान इसे संस्कृत शब्द मयूर का अपभ्रंश मानते हैं, तो कुछ विद्वान इसे टर्की भाषा का शब्द मानते हैं। टर्की भाषा में मऊ शब्द का अर्थ होता है पड़ाव या छावनी। मऊ शब्द अन्य स्थानों के नाम के पीछे भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां उसका मतलब उस स्थान से ही होता है, जैसे फाफा मऊ और जार्ज मऊ। अब आप ही कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मत सबसे सटीक लगता है। इस इलाके पर अपना अधिकार करने के बाद मलिक ताहिर ने चौक के पास अपना मुख्यालय स्थापित किया, जो आज भी मलिक ताहिरपुरा के नाम से जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों की सत्ता स्थापित होने के बाद यह संपूर्ण क्षेत्र जौनपुर के शर्की शासकों के अधीन हो गया था। मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर शेर शाह सूरी नामक एक अफगानी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। 1540 और 1545 के मध्य शेर शाह सूरी मऊ के मधुबन के पास स्थित दरगाह में रह रहे सूफी संत मीर शाह से मिलने आए थे। सन 1629 मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में यह क्षेत्र बादशाह की पुत्री जहांआरा को मिल गया था। जहांआरा ने यहां तमाम भवनों और इमारतों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि बेगम जहांआरा ने अपने भाई औरंगजेब के नाम पर एक नया मोहल्ला औरंगाबाद की स्थापना की थी और अपने नाम पर मऊ नाथ भंजन को बदलकर जहानाबाद नाम किया था, लेकिन जहानाबाद ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो सका और इस क्षेत्र का नाम मऊ नाथ भंजन ही रहा। 18वीं शताब्दी में आजमगढ़ और मऊ नाथ भंजन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था और तब यह पूरा क्षेत्र गोरखपुर जनपद में शामिल किया गया था। सन 1932 में आजमगढ़ एक स्वतंत्र जिला बना, जो आजादी के बाद 1988 तक कायम रहा। इसके बाद इसी जनपद का कुछ हिस्सा लेकर 19 नवंबर 1988 को एक नया जिला मऊ बनाया गया। आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यहाँ के क्रांतिकारियों के बलिदान की कहानी प्रदेश और देश के बाहर भी गैर मुल्क के लोगों को रोमांचित करती है। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मधुबन तहसील के दो वीर सपूत हरक सिंह एवं हुलास सिंह अंग्रेजों को लोहे के चने चबुआ दिए थे। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने इन्हें सरेआम चौराहे पर पेड़ पर फांसी पर लटका दिया था। फिर भी लोगों का संघर्ष जारी रहा। 15 अगस्त 1942 के दिन मधुबन में ही 13 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने शहीद कर दिया। इस घटना से आम लोगों में और भी आक्रोश व्याप्त हो गया। आगे चलकर यह कांड आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुआ। पूरे देश में इस कांड की निंदा की गई।
महात्मा गांधी द्वारा किए जा रहे आंदोलनों में पूरा क्षेत्र शामिल होता गया। अंग्रेजों को आखिरकार मऊ से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से भागने पर मजबूर होना पड़ा। आज़ादी मिले 70 सालों से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन हम लोगों के दिलों में आज़ादी के उन वीर सपूतों की अलख आज भी जल रही है और हमेशा ही जलती रहेगी। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं अपने जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम जिन्हें आप जानते हैं। दोस्तों, अब आप जानेंगे मऊ जनपद के सभी धार्मिक, ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थानों के बारे में। तो आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं इन स्थानों के सफर पर। वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। देई माई का मंदिर। मऊ जनपद के सिरियापुर नामक स्थान पर देई माई का एक बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर सती माता की हाथी पर सवार एक प्रतिमा रखी है। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ प्रत्येक मंगलवार एवं रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। बन देवी का मंदिर। मऊ जनपद मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में जगत जननी माता सीता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसे बन देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। बन देवी मंदिर अपनी प्राकृतिक गरिमा के साथ साथ पौराणिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का प्रेरणा स्रोत भी है। लव और कुश का जन्म यही स्थान माना जाता है। यह स्थान महर्षि वाल्मीकि और माता सीता के त्याग और तपस्या से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर परिसर में आने से ही मन को शांति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मानसिक एवं शारीरिक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बनाया गया है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप बन देवी मंदिर का दर्शन करने आते हो तो ये पल आपके जीवन का सबसे शानदार पल हो सकता है। दोहरी घाट। सरयू नदी के पावन तट पर स्थित दोहरी घाट एक बहुत ही प्राचीन कस्बा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान राम ने भगवान परशुराम जी से शिष्टाचार भेंट की थी। इसलिए दो हरियों के मिलन के कारण इस स्थान को दोहरी घाट कहा गया है। यही भगवान शिव की एक प्राचीन मंदिर है जिसे भगवान राम ने स्थापित करवाया था। इस मंदिर को गौरी शंकर मंदिर के नाम से जाना जाता है। बौद्ध विहार गोठा। इस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिया था, इसलिए यह बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। शीतला माता मंदिर। प्रसिद्ध शीतला माता जी का यह मंदिर मऊ शहर में स्थित है। यहाँ अन्य देवी देवताओं के भी कई मंदिर स्थित हैं। देवलास। यह जनपद का प्रमुख पौराणिक व ऐतिहासिक स्थल है। यह पवित्र भूमि महर्षि देवल की तपोभूमि रही है। यहाँ हर साल एक मेले का आयोजन होता है। यहीं भगवान राम ने सूर्य देवता का एक मंदिर स्थापित किया था। बाद में इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन राजाओं ने कराया था। पूरे देश में सूर्य देवता के 5 मंदिर हैं। देवलास का सूर्य मंदिर उनमें से एक है। देवलास हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक पवित्र धाम माना जाता है। अगर आप मऊ जनपद में कभी घूमने आना चाहते हैं तो सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों विकल्प मौजूद हैं। कुछ ऐसे स्थान भी मऊ जनपद में हैं जहां आना आपके जीवन का सबसे सुखद अनुभव हो सकता है, जैसे पांडवों से संबंधित खुरहट, ख्वाजा मलिक ताहिर की दरगाह, शिव मंदिर जिसे महाराजा पिथौरागढ़ ने बनवाया था, जामा मस्जिद कोपागंज, बेलौली धाम, दोहरी घाट, मुक्ति धाम, निधियाओं का अष्टभुजी मंदिर, मिर्ची मस्जिद, शाही कटरा मस्जिद, सैयद मीर शाह की दरगाह, परहेजी बाबा की मजार, ऐतिहासिक गांव सूरजपुर आदि। अगर देखा जाए तो मऊ जनपद का एक एक गांव का बीते इतिहास से गहरा नाता रहा है। इसलिए मऊ जनपद में रहना एक गर्व की बात है। यदि आप मऊ जनपद में रहते हैं तो कमेंट में अपने तहसील का नाम जरूर बताएं और अपने जनपद की विशेषताओं को दूर दूर तक फैलाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को भी दबा दें।